जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 थीम 4 यानी थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग पर डिस्कशन चल रहा हमारा। और काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने सांची के विषय में बात की थी और इसके बाद हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्रीफाइसेस एंड डिबेट्स यानी किस तरीके से ह्यूमन बींग और कॉस्मिक ऑर्डर के रिलेशनशिप हैं उस चीज़ को समझा था। इसके बाद हमने सेक्रीफाइजल ट्रेडिशन, यहाँ से कुछ टर्म्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक टर्म हम जो रेगुलर देख रहे हैं कुटाग्रशाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। इसके बाद हमने छांदोग्य उपनिषद पर बात की थी कि छांदोग्य उपनिषद से किस तरीके से सेल्फ के नेचर पर और ट्रू सेक्रीफाइस पर जोर दिया गया है। इसके बाद हमने बुद्धिस्ट टेक्स्ट पर बात की जहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और जिसमें त्रिपीटक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद त्रिपीटक में जो 3 तरीके के पीटक हैं यानी विनय पीटक, सुत्त पीटक और अभिधम पीटक, इनके अर्थ को हमने समझा। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट एडिशन फैटलिस्ट और मेटलिस्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मखली गौसाल और अजीत केशंबकलीन का नाम इनसे जुड़ा हुआ है। और इसके बाद हमने महावीर स्वामी जो कि जैनिज़्म के बेसिक फिलोसॉफी से संबंधित हैं उनके मैसेज को समझा। और इसके बाद उत्तर अध्यायन सूत्र जो कि डिस्क्राइब करती है क्वीन कमलावती और उनके हस्बैंड की स्टोरी को, यह भी समझा था। टीचिंग ऑफ बुद्धा वाला सेक्शन हमने स्टार्ट किया जिसमें हमने इम्पोर्टेंट ये देखा कि जो रीज़न है, रीज़न और परजुएशन रादर देन थ्रू डिस्प्ले ऑफ सुपर नेचुरल पावर, यानी किस तरीके से रीज़न के माध्यम से गौतम बुद्ध ने टीचिंग देने का प्रयास किया, किसी तरह की सुपर नेचुरल पावर को डिस्प्ले नहीं किया गया। और इसके बाद अनिका एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि ये दुनिया ट्रांजिएंट है। और दूसरा जो टर्म है वो अनंत है, इसका मतलब कि जो वर्ल्ड है वो सोललेस है और कॉन्स्टेंटली चेंज भी कर रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, सिविल सर्विसेज में भी पूछी गई है कि जो गौतम बुद्ध हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव रहा, या फिर अर्लियर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म में गॉड का क्या पर्सपेक्टिव रहा। तो गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ये सवाल ही अपने आप में इररिलेवेंट था। यहाँ हमने एक टर्म महापरिनिर्वाण या निब्बान भी जिसे कहते हैं, इस टर्म को समझा कि किस तरीके से डिज़ायर और ईगो के जो फ्लेम है ये एक्सटिंग्विश हो जाती है, तो ये परिनिर्वाण कहलाता है। नाउ काफ़ी इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा के ऊपर। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीडीएस में भी और सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, जैसे ही जो बुद्ध हैं इनके डिसाइपल्स की एक ग्रुप हुई तो ये संघ कहलाने लगे। संघ का मतलब क्या है? संघ का मतलब है एक मॉन्क्स की ऑर्गेनाइजेशन जो धम्म के टीचर्स बन गए हैं। तो ये जो मॉन्क्स हैं ये काफ़ी सादा जीवन जीते हैं ऑब्वियसली, और केवल एसेंशियल रिक्विजिट्स ही इनके पास होते हैं जो कि सर्वाइवल के लिए एकदम ज़रूरी हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इनके पास एक बोल होता है जिसमें ये भोजन के लिए आप कह सकते हैं जो आर्म्स वगैरह मिलते हैं उन्हें ये इसमें बोल में रखते हैं, और जिन्हें जो आर्म्स के ऊपर जीते हैं वो भिक्षु कहलाते हैं। भिक्षु का मतलब है कि जो भिक्षाटन से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में क्या था, जो संघ है यानी जो ग्रुप ऑफ मॉन्क्स हैं जो कि आर्म्स के ऊपर जी रहे हैं, उनमें वुमेन को शामिल होने की अनुमति नहीं थी। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट की अगर हम माने तो ये आनंद जो कि डिसाइपल हैं, गौतम बुद्ध के सबसे खास डिसाइपल हैं, उनके सुझाव या आप कह लें उनके रिक्वेस्ट के बाद ही वुमेन को संघ में शामिल होने दिया गया। तो आपसे सवाल अगर पूछा जाए स्टेटमेंट के फॉर्मेट में, इस तरीके से पूछा भी जाता है सवाल कि क्या वुमेन इनिशियली संघ में शामिल थी या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं थी। और किनके मेडिएशन पर? तो आनंद के मेडिएशन पर ये शामिल हुई। और देखिए, फर्स्ट वुमेन कौन हुई संघ में शामिल होने वाली? तो खुद स्वयं गौतम बुद्ध की फोस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और इन्हें ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्हें भिक्षुनी का स्टेटस मिला। और बहुत सारे वुमेन जो संघ में एंटर करती हैं वो टीचर्स भी बनती हैं धम्मा की, और आगे चल के थेरीज कहलाती हैं। थेरी का मतलब क्या है? रेस्पेक्टेड वुमेन जिन्हें लिबरेशन की प्राप्ति हुई है, जिन्हें मोक्ष या परिनिर्वाण जो भी कह लें अलग अलग शब्दों में, इनकी प्राप्ति हुई है। दोस्तों, ये सवाल रिसेंटली सीडीएस के पेपर में पूछा गया है और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। थेरीज का अर्थ पूछा जा रहा है। जो एंशिएंट इंडिया में थेरीज रेफर किया जाता था किन्हें? क्या ये रेस्पेक्टेड वुमेन थी? क्या बुद्धिज़्म में एल्डर नन्स को कहा जाता था? क्या वो वुमेन जिन्होंने भिक्षुनी स्टेटस को डिनाई कर दिया है यानी मना कर दिया है उन्हें कहा जाता था? या जिन्हें बुद्धिस्ट संघ से निकाल दिया गया है, वुमेन एक्सपेल्ड फ्रॉम बुद्धिस्ट संघ? तो देखिए, सी और डी तो बिल्कुल एलिमिनेट किए जाएंगे। देखिए, रिस्पेक्टेड वुमेन और एल्डर नन, इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन था।
काफ़ी सारे लोगों ने एल्डर नन की बात कही, बट अगर हम थीम्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो डायरेक्टली लिखा गया है थेरीज या रेस्पेक्टेड वुमेन। तो आई थिंक रेस्पेक्टेड वुमेन के साथ जाना ज़्यादा सही रहेगा, बट दोनों ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, क्योंकि बुद्धिज़्म में जो एल्डर नन्स हो जाती हैं, जो आगे चल के रेस्पेक्टेड वुमेन भी कह सकते हैं, वो थेरीज कहलाती हैं। बट चूंकि ये थीम्स एनसीईआरटी से वर्बेटिम है तो रेस्पेक्टेड वुमेन सही आंसर होगा। तो कुल मिला करके ऐसे सवालों में आपको बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़नी है एनसीईआरटीज़ को। इवन जो ईपीएफओ है उसके अंदर भी थीम्स एनसीईआरटी से ढेर सारे डायरेक्ट सवाल आते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से सवाल को हम वन बाय वन कवर करेंगे। चैप्टर के एंड में जो एक ही टॉपिक के अंदर मिसलेनियस वाले जो सवाल होते हैं वो भी कवर कर लेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सीएपीएफ 2013 का ये सवाल देखते हैं। बुद्धिस्ट संघ एक ऑर्गेनाइजेशन था मॉन्क्स का, राइट। और ये जो मॉन्क्स हैं ये क्या है, तो जो धम्म के टीचर्स बने, या जिन्होंने एजुकेशन को फैलाने में प्रयास किया, या जिन्होंने स्टेट की इंटीग्रेशन में हेल्प करी, या जिन्होंने पुअर्स को रिलीफ प्रदान किया डिस्ट्रेस के टाइम पे। तो अभी हमने ये चीज़ कवर करी है कि जो धम्म के टीचर बनते हैं वो वो बुद्धिस्ट संघ के अंदर मॉन्क्स की ऑर्गेनाइजेशन ही होती है। तो ये यही लाइन है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं, अभी हमने ये कवर किया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स हु टू बिकेम टीचर्स ऑफ धम्मा, राइट। तो टीचर्स ऑफ धम्मा ऑर्गेनाइजेशन का मॉन्क। तो देखिए लाइन बाय लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीएपीएफ सीडीएस इनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक ही बुक यानी थीम्स वाली एनसीईआरटी को बार बार पढ़ें। और हाईलाइटेड पीडीएफ भी मैं शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो रिवीजन के लिए आप या तो वीडियो को इंटू 2x पे देख सकते हैं जब आप दोबारा रिविजन करें तब, और या फिर आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा बुद्धिज़्म पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया है। यूपीएससी के द्वारा बुद्धिज़्म जैनिज्म इन पर 50 से भी ज़्यादा सवाल प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, और अगर आप उन सभी सवालों को कवर कर लेंगे तो बुद्धिज़्म जैनिज्म से आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। उम्मीद है आपने वो वीडियोस देखी होगी। हिस्ट्री प्लेलिस्ट की मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ से अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे और है कि जो बुद्ध के फॉलोअर हैं ये अलग अलग सोशल ग्रुप से शामिल होते थे। ऑब्वियसली चाहे वो राजा हो या रंक वाली बात है, जैसे किंग्स भी हैं, वेल्दी मैन वगैरह शामिल हैं, गृहपति भी हैं। गृहपति का मतलब छोटे लैंड ओनर जो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। ये टर्म हमने ऑलरेडी देखा है, थीम्स एनसीईआरटी के अंदर ही हमने कवर किया है। इसके अलावा हम्बलर फॉक जिनमें वर्कर, स्लेव, क्राफ्ट पीपल जो हाथ से सामान वगैरह बनाते थे, मतलब हर तरह के लोग यहाँ पे शामिल हैं। अलग अलग सोशल स्टेटस से लोग आते हैं और बुद्धिज़्म के फॉलोअर के रूप में जुड़ते हैं। एक बार ये संघ में शामिल होते हैं तो फिर सबको इक्वल माना जाता है, यानी सभी आप कह लें कि सोशल आइडेंटिटी जो है ये भिक्षु और भिक्षुनी के स्टेटस से जोड़ दिया जाता है। मतलब कि कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, कोई किसी भी तरीके से सोशल सर्टिफिकेशन में हो, लेकिन एक बार जब संघ में ये एडमिट हो जाते हैं तो फिर इनकी आइडेंटिटी भिक्षु या भिक्षुनी की बन जाती है। अब देखिए संघ में इंटरनल फंक्शनिंग कैसी होती थी। क्या यहाँ पे जो लीडर है, या लेट सपोज अगर गौतम बुद्ध का संघ है तो क्या गौतम बुद्ध की बात को प्रायोरिटी दी जाती थी? तो ऐसा नहीं है। सबसे खास बात यह है कि किसी भी डिसीजन में आगे बढ़ने से पहले प्रॉपर डिस्कशन होता था, और डिस्कशन के बाद कंसेंसस के आधार पर डिसीजन लिया जाता था। और अगर कंसेंसस के आधार पर भी बात नहीं बनती है, डिस्कशन भी अगर फेल हो जाता है, तो उस टाइम पे किसी भी मुद्दे पर वोटिंग करवा करके डिसीजन लिया जाता था। तो ये काफ़ी यूनिक बात है और इस पर सवाल भी पूछे जाते हैं। तो एक तरीके से रिपब्लिकनिज्म की नींव जो है हमें बुद्धिज़्म के पीरियड से ही देखने को मिलती हैं। ना दोस्तों बात करते हैं थेरी गाथा की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे सवाल अभी हम यहाँ से देखेंगे जो पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। पहले इस चीज़ को इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से कवर करते हैं। देखिए ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, यानी बुद्धिज़्म से संबंधित एक टेक्स्ट है और जो सुत्त पिटक का पार्ट है। तो हमने 3 पिटक कवर किए थे, आपको याद होगा, एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक क्या है? तो सुत्त पिटक में हमने देखा था कि जो बुद्धाज की टीचिंग है ये शामिल है सुत्त पिटक के अंदर, जबकि विनय पिटक में क्या है? तो रूल्स वगैरह हैं जो मोनेस्टिक ऑर्डर से संबंधित हैं। जबकि अभिधम्म पिटक की बात करें तो ये फिलोसॉफिकल मुद्दों से संबंध रखता है। ये तीनों आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं अलग अलग रूपों में।
तो जो थेरी गाथा ये सुत्त पिटक का पार्ट है और ये इनमें जो वर्जेस हैं ये किनके द्वारा कंपोज किए गए हैं, तो भिखुनी के द्वारा। भिखुनीज यानी वैसे आप कह लें कि नन आप कह सकते हैं, जो संघ में शामिल हुई हैं वैसी महिलाएं भिखुनी कहलाती हैं। और इनमें क्या है, तो वुमेन के सोशल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से के इंसाइट देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरीके से वुमेन सोसाइटी में क्या उनकी पोजीशन रही या स्पिरिचुअल मुद्दों में वो किस तरीके से आगे बढ़ रही थी, इन चीज़ों से ये डील करता है। और इसमें पर्टिकुलरली एक स्लेव वुमेन की स्टोरी भी है, यानी पुन्ना जिनका नाम है, एक दासी है या जो स्लेव वुमेन है, ये रिवर में पहुंचती हैं ताकि ये अपने मास्टर्स के हाउस होल्ड के लिए पानी ला सकें। अब यहाँ पे डेली ये एक ब्राह्मण को देखती हैं जो बाथिंग रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। एक सुबह ये इनसे बात करती हैं और इनके बाद इनमें क्या वार्तालाप हुआ है ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को देखिए। ये सिविल सर्विसेज 1996 का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि ईयरली जर्नल लिटरेचर्स के पार्ट कौन से नहीं हैं, थेरी गाथा, असंग सूत्र, सूत्र कृतंग या बृहत कल्प सूत्र। देखिए अभी हमने कवर किया कि थेरी गाथा यानी जो थेरीज यानी जो एल्डरली वुमेन है जो बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड हैं उनसे संबंधित स्टोरीज़ हैं जो कि वुमेन्स के द्वारा लिखी गई हैं, ये थेरी गाथा हैं। तो ये बुद्धिज़्म का पार्ट है, ईयरली बुद्धिज़्म का, ना कि जैनिज़्म का। बाकी के तीनों जैनिज़्म का पार्ट है। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये नाम भी पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ये सवाल है तो स्टेट पीएससी से संबंधित, लेकिन यूपीएससी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट है। और देखिए क्या पूछा जा रहा है, थेरी गाथा जो कि बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर है, ये किस निकाय से संबंधित है, मध्यमा निकाय से, अंगुत्तर निकाय से, संयुक्त निकाय से या खुद्दक निकाय से। तो इसका सही जो आंसर है वो खुद्दक निकाय है और ये डायरेक्टली एनसीईआरटीज़ में नहीं है। तो मुझे लगा कि कवर कर लूँ इस फैक्ट को भी, क्योंकि थेरी गाथा अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, बिकॉज ये वन ऑफ द ईयरलीस्ट लिटरेचर होगा जो कि वुमेन के द्वारा कंपोज किया गया है या वुमेन को एट्रीब्यूटेड है। तो इसे समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए 3 पीटक की हमने बात की है, 3 पीटक, और इन 3 पीटक में से सभी पीटक के अंदर कुछ निकाय होते हैं। निकाय का मतलब क्या है, आप सब पार्ट कह सकते हैं। जैसे एक काफ़ी स्क्रिप्चर्स हैं और उनके अंदर कई सारी जो उनके पार्ट्स हैं वो निकाय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो जो सुत्त पीटक है, सुत्त पीटक, जो सुत्त पीटक ही सबसे ज़्यादा आप देखें तो इम्पॉर्टेंट है और सारी चीज़ें सुत्त पीटक के अंदर ही शामिल हैं। इसमें 5 पार्ट हैं। दिग् निकाय है, पहला दिग् निकाय है। दूसरा है मध्यमा निकाय, मध्यमा निकाय इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा गया है सीडीएस में। तीसरा है संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय। और चौथा है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय का नाम आपने सुना होगा बिकॉज 16 महाजन पद अंगुत्तर निकाय के अंदर ही मेंशन है। और आखिरी है हमारा खुद्दक निकाय। तो ये 5 निकाय हैं। नाम आपको याद नहीं रखने हैं, बट चूंकि ये एनसीईआरटीज़ के अंदर हैं ये 5 नाम, इसलिए हमने इसे कवर कर लिया। देखिए जो खुद्दक निकाय है ये फर्दर 15 बुक्स में सब डिवाइडेड है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें बिकॉज इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 15 बुक में से एक जो है ये जातक स्टोरी से डील करता है। जातक स्टोरी के बारे में हम सबने सुना है, ये गौतम बुद्ध के प्रीवियस लाइफ बर्थ से संबंधित स्टोरीज हैं। और खुद्दक निकाय के अंदर ही काफ़ी सारी चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं, जैसे धम्म पद हैं या थेरी गाथा हैं, राइट, थेरी गाथा, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फो है तो उसे ज़रूर नोट डाउन करते चलें बिकॉज इन फ्यूचर ये आगे भी पूछा जाएगा। तो ये खुद्दक निकाय से संबंधित है। देखिए अगला सोर्स देखिए, सोर्स 7। तो यहाँ पे मॉन्क्स और नन्स के लिए रूल्स बताए गए हैं। तो रूल्स की जब बात आती है तो आप बताइए कि किस पीटक से संबंधित होंगे। 3 तरह के पीटक हमने डिस्कस किए हैं, सुत्त पीटक, अभिधम पीटक और विनय पीटक, जिसमें से जो विनय पीटक हैं ये रूल्स की बात करता है। तो ये जो रूल्स हैं अलग अलग तरीके के रूल्स हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक भिक्षु के लिए अगर कोई ब्लैंकेट वगैरह आता है तो इसे एटलीस्ट 6 ईयर के लिए रखा जाएगा, और 6 ईयर से अगर कम रखा जाए तो फिर हैव एनदर न्यू फेल्ड ब्लैंकेट मेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट ही हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ द फर्स्ट देन अनलेस ही हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय द भिक्षुज। मतलब अगर एक कंबल 6 साल से ज़्यादा भी यूज किया जाता है तो फिर भी उन्हें नया वाला मिलेगा, भले ही वो उसे फर्स्ट वाले को डिस्पोज करें या नहीं। बुद्धिज़्म काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती है बुद्ध के लाइफ टाइम में भी और उनके डेथ के बाद भी, बिकॉज ये काफ़ी जो लोग डिससेटिस्फाइड थे एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस से या कंफ्यूज थे सोशल चेंजेस के कारण, वो बुद्धिज़्म की तरफ डेफिनेटली शामिल होते हैं बुद्धिज़्म में। और इम्पोर्टेंस ये भी है कि जो कंडक्ट और वैल्यूज़ हैं, ना ही कोई सुपीरियरिटी की बात की जा रही है बर्थ के आधार पर, तो केवल कंडक्ट और वैल्यूज़ को प्रायोरिटी दी जा रही है। इस आधार पर भी काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगा लोगों को। और इम्फेसिस किन चीज़ों पर है, मेत्ता पे यानी फेलो फीलिंग पे, करुणा पे, कंपैशन पे, इन चीज़ों के आधार पर बुद्धिज़्म का बेस है।
दोस्तों ये सवाल सिविल सर्विसेज 2023 का है और यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में अलेक्जेंडर रिया, लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीवेल, जेम्स ब्रुगेस और वाटर एलियोट ये किस चीज़ से संबंधित हैं, और इसका आंसर है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। अब ये चीज़ भी अगर आप देखें वाल्टर एलियोट का नाम, तो जब आप स्तूपा वाले सेक्शन में जाएंगे द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि 1854 में वाल्टर एलियोट जो कि कमिश्नर थे गुंटूर के आंध्र प्रदेश में, ये अमरावती को विजिट करते हैं और कुछ स्कल्पचर्स को कलेक्ट भी करते हैं और उन्हें अपने साथ मद्रास ले जाते हैं और इन्हीं को बाद में एलियोट मार्बल के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी है, बट वही बात है अगेन, आप इतना फैक्चुअल पेपर है कि इस तरीके से जब आप प्रिपेयर करेंगे एक एक नाम को समझेंगे और याद रखेंगे तभी फिर ऐसे क्वेश्चन हो पाते हैं। तो चूंकि ये स्तूपा वाला सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो कंप्लीट डिस्कशन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, डिस्कवरिंग स्तूपा, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो स्तूपा से संबंधित हैं। और स्तूपा पे एक और सवाल आया है और वो भी इसी चैप्टर से सॉल्व हो जाएगा। तो अब आप कह सकते हैं कि जो थीम्स एनसीईआरटीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं सिविल सर्विसेज के लिए भी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सवाल थीम्स एनसीईआरटी से सॉल्वेबल थे। तो अब थीम्स एनसीईआरटी भी कवर करनी है ओल्ड एनसीईआरटीज़ के साथ साथ, और चूँकि ये बहुत कम ही फैक्ट हैं बट जितने हैं वो काफ़ी काम के हैं। और कम फैक्ट का मतलब क्या है? कम फैक्ट का मतलब ये है कि कुछ हिस्ट्री के बुक्स, जैसे अगर आप एनसीईआरटीज़ को हटा दें, लूसेंट वगैरह देखें, जो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए अब काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेबल मानी जा रही है, अगर हम सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उनमें तो केवल डायरेक्ट फैक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, पहला उपदेश कहाँ दिया, इस तरीके के डायरेक्ट फैक्ट देखने को मिलेंगे। बट इसके बजाय थीम्स एनसीईआरटी थोड़ी बेटर है, क्योंकि फैक्ट तो हैं ही बट इसके साथ साथ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी दी गई है। इस तरीके से ये बुक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। तो मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, धन्यवाद।